हेलो फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज की जो क्लास है हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एसएससी या रेलवे के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम जो आज की क्लास में कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल और सीएसएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मतलब आने की संभावना है उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो एसएससी के लिए पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर द टू डिजिट नंबर, टू डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी एक नंबर जो दे रखा है वो कितना दिया है 347XY, यानी नंबर क्या है 347XY। ये पूरा नंबर है। हमसे कह रहा है कि जब आप इसे एक्स 80 से विभाजित करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जब इसको 80 से भाग दिया जाता है तो ये पूरा पूरा क्या होता है, इनकम्प्लीट डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने पर जब डिवाइड हो रहा है जिसका मतलब 80 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा मुझसे पूछ लिया है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, यानी मुझे बताना है x और y की वैल्यू क्या है। देखिए जब आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं, नंबर को इससे डिवाइड करेंगे 80 से, इस नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको इतना तो पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो एक यानी जीरो, यानी यहाँ पे क्या लिखा है जीरो, और जीरो तभी कटेगा जब यहाँ पर y की जगह क्या होना चाहिए जीरो, यानी y इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज देखो, कि किसी नंबर में 3480 लिख दिया जाए, अब हम कहें इसको 80 से किसी से भी डिवाइड, जब आप जीरो जीरो काट देते हो तो नंबर तुम्हारे पास कितना बचता है, ये बचता है यानी 348, इसको 8 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो अब आप एक चीज आप समझ गए, ये तो जीरो से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर ये नंबर हमारे पास कितना बचा 3, तो यानी हमने कह दिया y की वैल्यू तो जीरो आ गई, तो आपका बचा क्या नंबर 347x, ये नंबर बचा क्योंकि जीरो जब कट जाता है तो नंबर इतना बचता है। अब इसको डिवाइड, तो हम जानते हैं कि जो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 3 नंबर, 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसका मतलब होता है लास्ट के 3 नंबर जैसे 8 से डिविजिबल हो गए तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या करना है 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 8 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल हो। तो डिवाइड कर लीजिए इसको, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 8 5 जा 40 होता है। कितना होता है 8 5 जा यानी 8 पंच 40, यहाँ बचेगा 7। तो अब x, अब मुझे 7 बचेगा तो x की जगह पे कोई ऐसा नंबर डालिए तो यहाँ पर जो वैल्यू बने वो डिवाइड हो। जीरो जैसे डालोगे तो 70 नहीं कटेगा 8 से, 1 डालोगे तो भी नहीं कटेगा 8 से, जब आप 2 डालते हो 8 से ही डिवाइड हो जाएगा 8×9 = 72, यानी 9 टाइम में जब यहाँ पर आप x की जगह कितना रख दोगे 2, तब ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, तब ये नंबर पूरी तरीके से 80 से डिविजिबल होगा। यानी जो नंबर होगा वो क्या होगा 34720। अब ये पूरा नंबर आपका 80 से डिविजिबल है। तो यानी मुझसे इन दो लास्ट के डिजिट का सम पूछा था, तो 2 + 0 = क्या आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे पास नंबर ये था, इस नंबर को डिवाइड करना था 80 से, और जब आप 80 से इसको डिवाइड करते हैं तो मुझसे पूछा था कि नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो x प्लस y का सम क्या है वो बताइए। ये पूछा था x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस जो y आएगा वो हमारा आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, बात समझ गए होंगे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। कॉपी करना चाहो तो कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको विजुअल कर रहा हूं मैं। शायद अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और सी ने शेष कार्य अकेले ही किया, तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। ठीक है, यानी एबीसी कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, 40 डेज, 24 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ऑल थ्री ऑल थ्री ऑफ द स्टार्ट द टुगेदर, मतलब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और फिर बी ने। एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन आपको दिख भी गया होगा पूरा। ठीक है, तो ट्राई कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो क्या है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन। बी करता है उसे कितने दिन में, 24 दिन में। और सी करता है उसे 30 दिन में। कितने दिन में करता है, 30 डेज में। कितने डेज में करता है, 30 डेज में। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इन तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो पहले आपका काम होगा कि इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना, जो एलसीएम होगा वो उनका क्या बन जाता है, वर्क। क्या बनता है, वर्क। वर्क को मैंने डब्ल्यू से, यानी कार्य उनका बनेगा। इन तीनों का जो एलसीएम है वो 120 है। ये कितना है, 120। तो टोटल काम कितना है, 120 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा। ये उनकी कैपेसिटी होती है, क्या होती है। बी की क्षमता होगी, 20 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगी, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी 24 पंचे 120 होता है, डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ए की एक दिन की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो 6 है। बी की एक दिन की कैपेसिटी 5 है और सी की एक दिन की कैपेसिटी 4 है। यानी बी, सी, ए तीनों की कैपेसिटी हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन को समझो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया है, आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। फिर किसने छोड़ दिया, बी ने समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने कार्य अकेले किया। तो अब देखो क्या है, देखो सी ने, बी ने क्या किया काम, ए तो छोड़ के चला गया, 4 दिन काम किया होगा उसने, ए ने छोड़ के चला गया। ठीक, लास्ट के 6 दिन काम किसने किया है, सी ने किया है। तो सी की कैपेसिटी कितनी है, 4 है। तो 6 डेज का सी का जो वर्क होगा, भाई एक दिन में 4 करता है तो 6 दिन में कितना वर्क कर लेगा, 24। ये वर्क सी ने 6 दिन में, लास्ट के 6 दिन किया जिसमें अकेले था वो। बात समझ में आ गई। अब इन तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया था। किन्होंने, तीनों ने स्टार्टिंग में किया था 4 दिन, 4 दिन के बाद ए गया था, तो इसका मतलब तीनों ने साथ साथ काम किया है। ए प्लस ये सी का था 6 डेज का, ए प्लस बी प्लस सी का 4 डेज का वर्क। कितने डेज का वर्क, 4 डेज का। जो 4 डेज का ए बी सी तीनों का वर्क है वो कितना, 1 डे का इन तीनों को निकाल लो। तो 9 6 15, 15 इंटू 4 करोगे तो 15 चौको 60, माने एक दिन का काम कितना है, 15 है तीनों का, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 60। यानी 4 दिन उन्होंने जो काम किया वो कितना वर्क कर लिया है, 60 वर्क कर लिया है। अच्छा देखो, ठीक है, लास्ट में नहीं कर लिया काम जितने दिन सी रहा था, वो 6 दिन रहा था अकेले, उसने किया। तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया, तीनों ने 4 दिन काम किया, तो ये 60 आ गया। अब जो बचे हैं, जो भी काम बचा होगा वो किसने किया होगा, यानी वो काम किया होगा बी प्लस सी। ये तो बचा होगा, यही काम बचा है, ये किसने किया होगा, बी और सी ने। तो देखो इन दोनों का ये मतलब तीनों ने जितना काम किया वो तो ये आ चुका है। अब टोटल काम कितना था, जो टोटल वर्क था वो हमारे पास था 120 में से 24 ये और 60 ये, यानी कुल मिला के 84 वर्क हो चुका। आप क्या करो, 120 से 84 माइनस कर दो, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो यहाँ 0 लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 11 में से 8 माइनस करोगे तो 8 3 11 होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। तो जो ए बी सी ने मतलब जो, सॉरी, बी सी ने जो काम किया है वो कितना काम किया है, 36।
जैसे हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। क्या होता है? वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो ए और बी की जो कैपेसिटी, सॉरी बी और सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 4 और 5 दोनों को मिला के कितनी हो रही? 9। यानी जो कैपेसिटी है बी और सी की वो 9 है और वर्क कितना करना है? 6। ठीक। अब क्या करोगे? इसको इससे 9 से डिवाइड, तो 9 4 दिन बी और सी ने काम किया। इस तरीके के क्वेश्चन में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। बी और सी कितने दिन काम किए हैं? बी और सी साथ-साथ कितने दिन काम किए हैं? तो 4 दिन काम किया है। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गया। अब ये पूछ सकता है कि बी काम में कितने दिन रहा? बी केवल बी कितने दिन काम में रहा? तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, बी 4 दिन तो इधर रहा है और 4 दिन इन दोनों तीनों के साथ में रहा था, 4 डेज़। तो 4 दिन ये और 4 दिन ये, तो बी जो काम पे रहा है, बी मतलब बी ने जो काम किया वो कितने दिन किया है? 8 डेज़। कितने डेज़ किया है? 8 डेज़। ठीक, लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है? देखो 6 डेज़ इधर काम हुआ था, 6 डेज़ जो था तो इधर पे काम हुआ, पहले 6 दिन काम हुआ था। कितने दिन काम हुआ था? 6 दिन। पहले दिन मतलब जो सी ने किया उसने 6 दिन काम किया, फिर 4 दिन काम तुम्हारे ए, बी, सी तीनों ने मिलकर किया था, तो 4 डेज़ ये हो गए। और फिर उसके बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया था? 4 दिन इन्होंने। ये 4 4 8 8 6 14, ये टोटल जो काम चला वो 14 दिन काम चला। बात समझ में आ गई? यानी तीनों ने जो काम खत्म किया पूरे काम में कितने दिन लगे हैं? वो लगे हैं आपके 14 डेज़। तो आंसर जो है वो 14 यानी बी आप सॉरी सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर? समझ गए होगे ये चीज़? ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्या दिया, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 17.5 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू इक्वल halves in what will be the increases the centimeter square, मतलब सेंटीमीटर द टोटल सरफेस एरिया कितनी, मतलब ये निकाल देखिए क्या है, एक 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में कितनी वृद्धि होगी? देखो इसको रब कर दें, हो गया होगा, कॉपी कर लिया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, ट्राई करिए उस क्वेश्चन को। ये क्या है? एक स्फीयर यानी गोला है, उस गोले को क्या किया गया? दो भागों में काट दिया गया है। तो काटने के बाद जो स्फीयर का ये बोल रहा है कि जो उसका एरिया बढ़ गया है वो कितना बढ़ा है ये बताना है हमें। क्या बताना है? एरिया कितना बढ़ गया है। देखिए क्या है, जिसके एक स्फीयर था, स्फीयर को दो भागों में काटा गया है, तो ऐसे कुछ बन जाएगा। ये गोला था, गोले को दो भागों में काट दिया, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग आपका ये हो गया। ठीक है, तो हमसे कह रहा है पहला क्या, पहला पूरा गोला था जैसा था, इसको दो भागों में काट दिया गया। कितने भागों में काट दिया गया? दो भागों में, एक इस पार्ट कर दिया गया, एक उधर पार्ट कर दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पेयर में इस गोले का कितना सरफेस एरिया बढ़ गया है, हमें वो बताना है। अच्छा एक चीज देखो, कितना एरिया बढ़ा होगा? पहले तो पूरा बंद था, अब ये एरिया, ये वाला और ये वाला, इतना ही तो एरिया था। बढ़ कितना गया होगा? ये पार्ट ही तो बढ़ा है, ये वाला पार्ट, और तो कुछ बढ़ा नहीं है। क्या बढ़ गया? ये तो बढ़ा है। आप समझ गए? और ये कैसा, एक सर्कल टाइप है, ऊपर जो फटेगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। जो सर्कुलर होगा उस सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है सर्कल का एरिया। दो सर्कल एक ही और एक ही, तो इनटू क्या करा दीजिए, टू पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना चाहो तो 2 इनटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 17.5 डायमीटर दिया गया है और 17.5 उसका व्यास दिया है, तो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? 17.5 बाई 2 का ये होल स्क्वायर। बात समझ? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 22/7 इंटू 17.5/2, 17.5/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, इसको 7 से कट कर दीजिए,
2 से 2 कट गया, इस 2 से काटो तो ये 11 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से 7 से काटोगे, 7 2 जा 14 और बचे कितना 3 7 5 यानी 35 हो जाएगा। बस कितना 11 तो 2.5 into 17.5 ये आ गया। बात समझ गए। अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई क्या है, हाँ ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 55 11 दूनी 22 5 27 27.5 कितना आ जाएगा 27.5 एंड 17.5 ये आ गया। इसको कैलकुलेट कराना है दोनों वैल्यूज को, ठीक है। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट कराइए और कैलकुलेट करा के जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुल मिला के इसकी कैलकुलेशन करानी है आपको तो मल्टीप्लाई करा लीजिए, जितना आता है वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अब इसको जब आप कैलकुलेट कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 481.5। इसको कैलकुलेट कराएंगे तो 481.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ गए। 7.25 है, 5 आएगा 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 54 है, ठीक है। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो 34% छूट दी जाती है, वस्तु को कितने बेचा जाता है। मान लेते हैं सीपी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, उसमें 34% की छूट दे दी गई है। मतलब ये सीपी कोई भी होगा तो 100% होती है। मान लेते हैं 100% सीपी रहा होगा 100, तो हमें 34% क्या कर दी, छूट दे दी है। 34% को जब 100 से माइनस करोगे तो 66 सेंट, 66% मतलब ये बचेगा। और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, कितने बेच दिया गया है, 3168 यानी 3168। अब यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, 3168 अपॉन 66 100% लेंगे तो इनटू क्या कर दो मुझसे, तो इनटू क्या हो जाएगा, इनटू अभी 100 कर दीजिए, काम खत्म। यही आंसर है। सीपी पूछा था वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य पूछा है। छूट के बाद वस्तु को इतने रुपए, ठीक है अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100, बस यहाँ सीपी माना था मैंने, इसको क्या मान लो, अंकित मूल्य पूछा था ना, कितनी लो कर लेंगे कितना आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए इसको 11 से, तो 6 टाइम जाएगा 11 दूनी 22 और यहाँ कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। अब बच जाएगा यहाँ पर मेरे पास 11 में 2 जाएगा तो 9 और फिर 11 18 फिर 8 बचेगा, फिर से 11 18 कट जाएगा, फिर 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 को 24 6 48 आ गया 4800। तो मेरे पास जो उसका अंकित मूल्य था वो कितना था, 4800 रुपए कितना था, 4800 क्या था, 4800। बात समझ गए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, उससे इसका रेशियो पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए। कितना दिया है 3/7 p is equals to 4/11 q, then what is the ratio of p and q respectively। ठीक है, तो p by 3p/7 इक्वल्स टू हमें दिया है 411 into q। ठीक है, हमसे पूछा p रेशियो q क्या है, रेशियो q पूछा है। तो आप क्या करिए इसको, और तो इक्वल में कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करोगे तो क्रॉस कैसे, जैसे मान लो इसका क्रॉस कर दो, इसको इधर क्रॉस कर दे, ये हो जाएगा 33 और इज इक्वल टू 728 अब समझ में आएगी। तो इस 33 उधर ले जाओ, q नीचे ले आओ, तो p अपॉन q इक्वल टू 8/33, p रेशियो q इक्वल टू 8 रेशियो 33। अब समझ करना ऐसे ही कर सकते हो। मैंने क्रॉस कर दिया है, बस कुछ नहीं किया, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 रेशियो 33। ऑप्शन नंबर सी है भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 परिणामों का औसत इतना है, 9 परिणामों का औसत 57 है और अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9वें परिणाम का मान कितना होगा। देखिए क्या है, पहले 9 परिणामों का औसत कितना था, 60 था। अंतिम 9 परिणामों का औसत कितना है, 65 है। कितना है, 9 परिणामों का औसत 57 है। पहले 9 परिणामों का औसत कितना है, 57, और अंतिम 9 परिणामों का औसत जो है वो 65 है। 5 इंटू 9, तो टोटल जो औसत था वो कितना था, 60 इंटू 70। से माइनस कर दो तो जो नवा पद होगा वो निकल आएगा। आप समझ में आएगा। देखो 9 और 9 इधर मिलते हैं तो बीच वाला नंबर 2 बार इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर टोटल नंबर 17 है, कितने 17 नंबर है, तो 9 इधर यूज हो गया, 9 उधर हो जाए, बीच वाला जो नंबर होता है वो 2 बार इंक्लूड हो जाता है। वही मुझसे पूछा गया है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आप देखो इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। 63 क्या है, 3 9 45, 45 और 6, 45 तो 6 51, ये हो जाएगा, और प्लस 9 बना 45 क्या है 5 छक्का 54 और 54 और 4 8, सही है। 9 बना 45 ये हो गया, और माइनस क्या कर लीजिए 7 छंग 42, सॉरी 17 छक्का 102, कितना होता है 17 छक्का 102 और 0 ये बन जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 5 10 हो गया, माइनस करा दीजिए 1 0 2, ये हो जाएगा 8 और 9 में से जाएगा 7 78। जो 9th नंबर है वो आपका कितना है 17 है। कौन सा नवा नंबर पूछा था, नवा नंबर क्या है, नवे परिणाम का मान 78, 78 मतलब ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। कौन सा क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य को 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। मान लो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, तो ये इसका सीपी हो गया, ये कितना हो गया 100 रुपए, तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा उसको 170% लाभ होता है तो एसपी कितना रहा होगा 270 रहा होगा। कितने रुपए रहा होगा 270, क्योंकि 170% लाभ हो रहा है, इसमें से 170 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो, सीपी पहले ये था तो एसपी 1 डाल दो, तो सीपी जो 2 होगा इसमें 20% की वृद्धि कर दो तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। अब हमसे कह रहा है कि वृद्धि होती है यदि लेकिन बिक्री मूल्य समान रहता है, यानी बिक्री मूल्य जो है एसपी जो 2 होगा वो भी 270 ही रहता है। कितना रहता है 270। तो हमसे पूछ के रहा है वृद्धि होती लेकिन बिक्री मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर देखो अब सीपी क्या है, ये है एसपी कितना हो गया इतना हो गया, तो लाभ कितना होगा यहाँ पे लाभ निकाल सकते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस करा दो, तो जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 150 रुपए। कितना आ जाएगा 150 रुपए, ये उसका लाभ है। सीपी कितना 120, तो 120 अपॉन में बाई सीपी क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, मतलब लाभ परसेंटेज जो होता है वो क्या होगा, जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, यही तो होता है। तो मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 कितने परसेंट प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। आप समझ गए, प्रॉफिट मेरा ये था, इसको कट दिया, अब 3 5 जा 15 और यहाँ से डिवाइड किया 3 4 जा और इसको डिवाइड किया 25, 25 5 जा 125%। कितना प्रॉफिट हो रहा है अब 125%। कितना प्रॉफिट हो रहा है 125%। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है डी। समझ गए होंगे डी ऑप्शन आपका क्या है आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 32% उसी संख्या के 17% से इतना अधिक है तो संख्या का मान कितना है। किसी संख्या का 32%
इस संख्या के 17% से 120 अधिक है। यार 32% एक संख्या आप कुछ भी मान लो 100 होगी, ठीक है 32% निकाला, इसी का 17% निकाला, 17 निकालिए, कितना अधिक है दोनों का डिफरेंस करा लीजिए, तो 12 में से 7 जाएगा 5, 15% के बराबर होगा। 15% कितना दिया गया 120 और 100 निकाल लीजिए, 15 8 120, 100% चाहिए तो इनटू 0 बढ़ा दीजिए 2। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये 800 हमारा क्या है आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है आंसर? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नाव धारा के साथ और धारा के विपरीत प्रतिकूल 15 मिनट इतने किलोमीटर दूरी जाती है, उसके एक अनुकूल पढ़ लिया वो क्वेश्चन सभी ने, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक नाव 3 घंटे में 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब क्या हुआ, धारा के विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है, और 10 सही 1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ठीक है, स्थिर जल में नाव की गति पूछी गई है। मतलब हमसे बोट की स्पीड पूछ रहा है, क्योंकि बोट की स्पीड पर लिखा गया इंग्लिश में भी, एक ही में पढ़ पाएंगे तो इंग्लिश में पढ़ लें या हिंदी में पढ़ लें, ठीक है। तो देखिए बोट की जो स्पीड है वो कितनी क्या दे रखी है, हम लोग देखते हैं, निकालना है हम लोगों को बोट की स्पीड। तो मुझे कितना जाना है, 15 किलोमीटर। कितना है? 15 किलोमीटर। जब आप प्रतिकूल जाते हो धारा की विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई, मैंने मान लिया नाव की जो स्पीड बोर्ड की वो x है, और जो स्ट्रीम की यानी धारा की जो स्पीड है वो y है, और फिर 15 किलोमीटर ही है, नहीं अलग अलग थे, 15 किलोमीटर तथा 10 सही 1 मिनट, 10 10 20 21, यानी 21/2। ये कैसे जाती है? ये धारा के साथ जाता है। कैसे जाता है? यानी जो स्ट्रीम है उसके साथ x प्लस वाई की चलता है, तो उसको टाइम जो लगता है वो 3 आवर, मतलब 3 घंटे 15/60 कर लो, कितने आवर लगते हैं, समझ में आ गया? फिर पहली स्टेटमेंट कह सकते हो, पहली क्वेश्चन कह सकते हो। दूसरे में क्या है, 12 और 14, यानी 12 किलोमीटर वो धारा के प्रतिकूल जाता है, और प्लस 15 किलोमीटर वो धारा के साथ जाता है, बोर्ड और स्ट्रीम के साथ मतलब चलती है, तो उसको लगते हैं 3 घंटे। कितने लगते हैं? 3 घंटे में वो 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। जल मेरे नाव में बोर्ड की स्पीड पूछी है, बोर्ड की स्पीड क्या है, इस क्वेश्चन को या तो आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है, क्योंकि या तो मुझे कोई भी स्पीड दी होती है यहाँ पर बोर्ड की या किसी की, तो मैं कर सकता था ऑप्शन से भी। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है। क्या करना है? सॉल्व x माइनस वाई मानकर कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, ऑप्शन यहाँ से उठाना है, एक एक और रख के देखना है। जैसे मान लो मैंने किसी बोर्ड की स्पीड मान ले 10, और फिर उसकी स्पीड भी माननी पड़ेगी मुझे, किसकी, स्ट्रीम की, और दोनों की स्पीड देखी तब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझ गए कि नहीं? दोनों की स्पीड अलग अलग लेके, नहीं तो आप u मान लीजिए इसको और v मान लीजिए इसको, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक ही बन रही है। और दूसरा मेथड सिर्फ एक ही है कि आप x और y की वैल्यू खुद, मतलब x की वैल्यू वहां से ढूंढे और इतना अपना माइंड लगाए कि यहाँ पर जब सोल्यूशन करें मुझे ये मिले आके, तो इस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मैं इतना ही कराऊंगा। इसका आंसर जो है वो आपका शायद सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको रख कर रहे हैं। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 16, यानी एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से इतने रुपए कम है। उधार दी गई राशि कितनी थी? ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि x रुपए उधार दिए गए उन्हें 5% दर से 15 सालों के लिए दिया गया है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो x से 250 रुपए, शायद हम 85 है, हाँ 250 रुपए कम है, यही इंटरेस्ट है।
तो मतलब इतना सा क्वेश्चन है, फालतू में दिमाग किया तो ऑप्शन डालिए, आप देख सकते हो, उससे कर सकते हो, नहीं तो एक्स की वैल्यू पूछी गई। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी कुछ क्वेश्चन में कर लिया करिए। हम दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा, 5 को 20 पानते हैं 15, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x पानते हैं 15 इधर 3 15 5 को 20 तो x उधर कर लेंगे तो 4x माइनस 2500 को 100 1000 आ जाएगा, तो इसको उधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया 1000। x की वैल्यू कितनी है 1000 है, x हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट क्या है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, मुझसे वैल्यू पूछी है x प्लस 1 बाई एक्स की प्लस 1 बाई एक्स की। बात समझ गए, मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसको स्लाइस करेंगे, जब स्लाइस करेंगे तो 4 माइनस 3 ऊपर बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तो समझ गए हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस ये 3 बनेगा प्लस 4 रूट 3 4 रूट ये बन जाएगा 7 प्लस रूट, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की 1 अपॉन x की निकाल लीजिए, इसको 1 अपॉन x में x 7 प्लस 4 रूट 3, इसको फिर से रिप्लाई कर दीजिए तो 7 माइनस 4 रूट 3 बनेगा और नीचे भी बन जाएगा, 7 14 नीचे आ जाएगा 1 x 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो 7 माइनस 4 रूट ये x 1 अपॉन x दोनों को ऐड कर लीजिए और इस यानी मुझसे यही पूछा है x की वैल्यू क्या है 7 प्लस 4 रूट 3 है और उसकी वैल्यू 7 माइनस 4 रूट ये इससे कट गया 14 आंसर। आप समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई है, यानी ये कितना आंसर आ जाएगा 14। ये जो आंसर है इन दोनों की ये वैल्यूज हो जाएंगी कट जाएंगे, आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 14। समझ गए, तो 14 नंबर ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा है ए आंसर है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी करिए भाई, बहुत सी लोग क्लास चल रही है, बहुत टाइम हो जाएगा इस क्वेश्चन करने में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है, क्या दिया है x इक्वल टू प्लस रूट 3, क्या दे रखा है x इक्वल टू प्लस रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछी 2x अंडर रूट में है, x अंडर रूट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 3 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 2 3 क्या है ना 2 प्लस रूट 3 है प्लस रूट 3, क्या कर इसको बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या कर दो वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर डालोगे तो भी लेंदी होगा क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन है नहीं, तो हम कुछ x की वैल्यू दी है और इसको सॉल्व ही कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई इंटरेस्ट दिख रहा नहीं है तो बनाना है। यहाँ पर देखो 2x यहाँ पर 2 है नहीं, तो यहाँ क्या कर दो इस क्वेश्चन वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो 2 से, तो x 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ये बन जाएगा, x इज इक्वल टू ये बनेगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको फॉर्मूला बना लो 2 इंटू रूट 3 ये बन गया 2x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर के अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अंडर रूट 2x, अब इसको रैशनलाइज कर सकते हो तो इसकी से 1 अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी 4, 3 माइनस 1 नीचे 2 बनेगा और ऊपर कितना बन जाएगा
√3 माइनस 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों को क्या करना है, मुझे प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करा दीजिए। क्या करिए, प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करो, एक इसकी वैल्यू 2x की √2x की वैल्यू दी, ये दी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो √2x प्लस 1/√2x इक्वल्स टू बन जाएगा √3 प्लस 1 और प्लस √3 माइनस 1/2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अभी और कर दीजिए, जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2√3 प्लस 2 प्लस √3 और माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2 बचेगा। यहाँ देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 3 1 चला जाएगा, बन जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस का ये 3 प्लस 1/2। देखो ऑप्शन कौन सा है, 3√3 प्लस 1/2। आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है आपका। ठीक है, जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आप करते हैं, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ये तो मैंने रब कर दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, 4 दिया है। मुझसे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या आएगा। निकालिए, तब तक हम इंक डाल दें मार्कर पे। निकालिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कर पाएगा, कौन आंसर भेजता है पहले इस क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करें दबा के। जो इच्छा करे करे जरूर कुछ ना कुछ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये दिया गया है, पहले इसका बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे सारे फॉर्मूले पता है, तो कोई पता होंगे। इसका जब क्यूब करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी क्यूब करके 3 गुना क्या करना होता है, इसी का माइनस कराना होता है। इसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। 10 को 16 से 64, यानी 64 में 12 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 12 माइनस करोगे यहाँ से तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर इसमें क्या करना है, इसका बोथ साइड स्क्वायर कराना है। जब स्क्वायर कराते हैं तो बनेगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और यहाँ इसका स्क्वायर कराओगे तो 52 का होल स्क्वायर करा दीजिए, -2 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर -2 और 52 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 0 बन जाएगा तुम्हारा। और 27 यानी 27 -2 करा दीजिए। 270 तो क्या है, हाँ सही है। ठीक है, हाँ ये क्या है आपका आंसर है। मैंने क्या किया, पहले इसका एक बार क्यूब करके 3 गुना माइनस किया, उसी वैल्यू से क्यूब करके 3 गुना माइनस, फिर 2 करके 2 गुना, मतलब सॉरी 2 को माइनस कर देना होता है। आपके पास ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ स्क्रीन पे, सब कुछ हम ही करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर आप कोई वैल्यू डालकर सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दो मेथड है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। एक वेरिएबल, एक ही क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है। जब किसी भी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन हो, दो वेरिएबल हो, तो मैं एक ही वैल्यू रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। पर कोशिश ये करना होती है कि मुझे जीरो नहीं बनना चाहिए न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डाल लीजिए उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आप जीरो डाल सकते हो। जीरो डालोगे तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू से आप जीरो ले लेते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हर जगह पे यहाँ को y की जो नहीं पता, चलो मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में
1 प्लस एक्स क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स दे रखा है, और मुझसे वैल्यू पूछा है 1 अपॉन क्या पूछा है, 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस फिर दे रहा है 2y प्लस 1 वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस 1 ये दे रखा है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक्स की वैल्यू में जीरो डाल देता हूँ, डाल दीजिए, जब जीरो डालोगे यहाँ पर तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू में कितना मिल जाएगा, 2 y मिल गया, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए 1/2 प्लस 1 ये 3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 2 4 ये भी कितना बन जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 और यहाँ पे कितना बन रहा है 4 में से बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, क्या 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 4 होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, सॉरी 5 होगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, 4 में से एक जाएगा 3 3 यानी ऊपर 5 और 1 6/3 3 दूनी 6, पूरे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी 2 आ रही है। इस ऑप्शन में y की वैल्यू 2 रखने से और x की वैल्यू 0 रखने से आंसर में 2 मिले, कितना मिले, यानी y की वैल्यू 2 रखने पर और x की वैल्यू जैसे x है 0 डालने पर उसमें मुझे कितना आंसर मिल जाए, 2, वही ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे दो ऑप्शन सेटिस्फाई करा रहे हैं कंडीशन को, तो आपको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप समझ गए। तो देख लीजिए पहले ऑप्शन में जैसे x में हम 0 रखते हैं पहले में, तो ये 0 हो गया, इधर 0 तो 2 बनेगा, 2 और अपॉन में 0 1 तो माइनस का 2 हो रहा है, किसका हो रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। यहाँ पर x डालेंगे x 0 और ये 0 बन जाएगा, x 0 माइनस का 2 इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे और ये 0 रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है, सी में देख ले प्लस की वैल्यू आ रही है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसमें 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 ऊपर बनेगा 1, सी सिर्फ ऑप्शन हमारा क्या सेटिस्फाई करा रहा है, तो आपका जो आंसर है वो सी है। समझ गए हो क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने यहाँ समझा दिया, मुझे 2 मिलना चाहिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 डालेंगे ऑप्शन, क्लियर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या है, इन द ट्रायंगल ABC BAC is equals to 50 degree and the bisector of an angle A, any angle B or angle C at P, तो what is the angle P, हम उससे P को एंगल पूछता है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल A जो दे रखा है वो 50 दे रखा है, कितना दे रखा है 50, यानी A B और इनकी इंटीरियर बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। तो ये एंगल जो P पे मिला है ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होता है, ये जो P होता है एंगल B जो होगा वो होगा कितना होगा, तो एंगल 90 प्लस एंगल A/2 होता है, फार्मूला आप याद कर सकते हो, थ्योरम कर सकते हो, होती है। तो B = 90 प्लस बाई 2 में डिवाइड किया 25 आएगा, तो 25 इसमें ऐड करोगे तो 115 डिग्री कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ गए होगे आंसर कौन सा है, 115, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60C, दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करें, यानी दो टू सर्कल्स ऑफ अ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P and Q, if the length of this common chord is 30 centimeter and distance between the center of the circles is 40। देखिए दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल बोल दी गई है, इसका मतलब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है उनमें कॉमन टेंजेंट होगी, उनकी रेडियस इक्वल है, तो जो दी गई है देखिए क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल ये है, दोनों पे कट कर रहे हैं, P पे कट कर रहा है, ये Q पे, इसका सेंटर ये है और इसका दोनों के जो सेंटर की 40 सेंटीमीटर है, ये रेडियस होगी, इसकी रेडियस, तो दोनों रेडियस आपस में इक्वल है, तो यहाँ से एक पॉइंट डालेंगे, जब इक्वल होंगी, जब पॉइंट डालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार वो ले लीजिए, वो डैश ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, क्या ले लीजिए पॉइंट, ये 20 होगा और ये भी कितना होगा 20 होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गई, और ये मतलब यहाँ डालिएगा तो पूरी यहाँ तक होगी लाइन, एक पूरी कॉमन कॉर्ड होती है, कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई है वो कितनी है 15, सॉरी कितनी है
30 सेंटीमीटर कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी आपकी 15 होगी, नीचे भी 15 होगी। 240 25 और 15 का स्क्वायर कितना 225 जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ऐड करेंगे तो 625 बनेगा। 625 कितना होता है स्क्वायर 25 का होता है। तो जो रेडियस आ रही है वो कितनी आर आ जाएगी आपकी 25। आर कितने हो जाएगा 25। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, हमें लगता नहीं है कि आज हम क्वेश्चन पूरे करा पाएंगे क्योंकि लैपटॉप की जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन है। 2 मिनट आप वेट करिए, बस मैं अभी आपको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस चार्जिंग पे लैपटॉप लगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, सर्कल है, इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप लगाया है चार्जिंग पे, इसी वजह से थोड़ा दूर है वो दिख नहीं रहेगा। यहाँ से थोड़ा पास कर लें हम भी। देखिए क्या है, एक सर्कल है और सर्कल में क्या क्या दिया है, सर्कल है और सर्कल में एक टेंजेंट है जो आर पे है, जैसी टेंजेंट के बाद टेंजेंट से पी क्यू, क्यू क्या है क्यू, ये है और ये एक लाइन, तो ये और ये क्यू है। के बाद हम क्या क्या दिया गया, ये दिया है 40 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है दिया है, क्या दे 40 है। ये जो एंगल है वो कितना है, ये है, ये जेड एंगल है, एक्स है, ये वाई है, सही है ना। हर चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझसे देखने में लगता है। देखिए क्या है, ये 40 है तो एक अल्टरनेट सेगमेंट वाला वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 40, इस वजह से ये वाला जो एंगल होगा एक्स कितना होगा 40 होगा। और अल्टरनेट सेगमेंट से ये वाला जो एंगल होगा ये y के इक्वल होगा, y कितना होगा ये 46 होगा। ठीक है, ये 40 है, ये 46 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये z निकल आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों का, यानी प्लस 40 आ जाएगा। तो 180 से जब माइनस कराएंगे तो 94 आ जाएगा, 94। फिर आपका जो होगा वो कितना होगा 94, x 40 y 40, फिर 90। ये आपके आंसर है। तो देख लीजिए 40 46 और 90, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 68। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, कराइए जाके। थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, बैटरी में चार्जिंग सही से लग नहीं पा रहा है, तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन बचे हैं सिंपल से वो भी मैं करा देता हूँ फटाफट। 2 क्वेश्चन और होंगे, देखते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा लैपटॉप, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है, इस क्वेश्चन पे ट्राई करिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, cot A plus tan A, क्या लिखा है, cot A plus tan B अपॉन में क्या है, अपॉन में है cot B plus tan A, क्या है cot B plus tan A। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हम क्या क्या दिए, जो ऑप्शन दिए यहाँ पर करके वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। इससे अच्छा कि आप सॉल्व ही कर लो, ज़्यादा बेटर है। इसको लिख सकते हो cos A अपॉन sin A, प्लस यहाँ लिख सकते हैं sin B अपॉन cos B, और इसको सिंप्लीफाई करा लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई ले लेना। ठीक है, ऐसे नीचे करेंगे इसका भी, ये बनेगा आपका cos B प्लस अपॉन में sin B और प्लस बनेगा sin A अपॉन में बन जाएगा cos A।
पर एलसीएम लोगे तो इधर इसका हो जाएगा यानी cos A cos B प्लस sin A B यही रहेगा sin A into cos। इन कंडीशन नीचे करेंगे हम, तो नीचे करेंगे तो नीचे कैल्शियम आएगा cos 2 cos A प्लस sin A sin B वन में sin A प्लस sin 2 cos A। ये वैल्यू सेम है, वैल्यू कैसी है सेम है, तो ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू सबसे ऊपर से चली जाएगी, ये कट जाएगी, मेरे पास वही है, मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा sin 2 cos A और अपॉन में बचेगा sin A 2 cos B। sin इन cos B क्या होता है tan B हो जाएगा इंटू cos A और sin A क्या बन जाएगा cot जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा tan B इंटू cot A क्या होगा tan B इंटू cot A, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको कर लिया हो कॉपी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1 अपॉन cos A प्लस cot A का होल स्क्वायर, लिया है 1 अपॉन cos A प्लस 1 अपॉन cot A का होल स्क्वायर, क्या दिया है cos A का और cot A का होल स्क्वायर हमको दे रखा है। क्या करिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दिया है ना, नहीं यार गलत हो गया थोड़ा सा, ये है क्वेश्चन प्लस 1 यहाँ पे ऐसे दिया है, ठीक है ना, हाँ यही क्वेश्चन दिया है। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर दीजिए डिस्प्लेस करा दीजिए, cos A माइनस cot A से कराएंगे पर बन जाएगा cosec A माइनस cot A और नीचे क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A A1 होता है तो वहाँ 1 डाल देंगे, बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin A और माइनस क्या cos A अपॉन sin A और इसका है होल स्क्वायर, 1 माइनस cos A लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं अपॉन में हो जाएगा sin स्क्वायर। sin स्क्वायर A को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। हम देखिए क्या इसको दिख रहा है फिलहाल अभी, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos E का होल स्क्वायर, और में लिख सकते हैं 1 प्लस cos A, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस cos A, ठीक है। स्क्वायर है फॉर्मूला, ये कट जाएगी, मेरे पास बचेगा 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A, ठीक। ये आपके क्या है आंसर, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, एंगल डाल के जितना मुश्किल करेंगे एंगल सोचेंगे उससे अच्छा है कि मैं इसको ऐसे कर लें, कि आप एंगल डाल सकते हो, कोई भी एंगल सेटिस्फाई यहाँ जो कराए कोई ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे इक्वल में है नहीं कोई वैल्यू जैसे इक्वल में होती तो मैं सेटिस्फाई कराता, जब कोई वैल्यू नहीं सॉल्व भी करना पड़ता है, ये बेटर होता है, फालतू कामों से अच्छा है कि आप उसका, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन कर दिए मैंने, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे खत्म। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1/4, इसमें आप वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि वैल्यू दे रखी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/4 है, 1/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू पूछी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, ठीक है। sin थीटा क्या होगा की वैल्यू पूछ, की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ठीक है। बहुत सारे मेथड है इसके, आप वैल्यू डाल के कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख cos स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर थीटा लिखें
और माइनस साइन थीटा लिखें इक्वल टू 1/4 लिखें। उसके बाद इस 1/4 को इधर ले आते हैं, इधर गया इस वैल्यू को उस साइड लेके चले जाते हैं, लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगी पूरी वैल्यू। करें मेरी बात, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगी, यानी वैसे लिख इधर ही देखो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस 1 को इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4 स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करा सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व कर सकते, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना है, थीटा का वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करा लेना, जो वैल्यू थीटा की सेटिस्फाई करा दे वही साइन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 30 डाल लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में 30 के टाइम में 1/2 दिया है साइन की वैल्यू, और देखो 3/2 होगी नहीं, -1 और +1, डी ऑप्शन तो कट ही जाएगा, आपका बचेगा क्या, सिर्फ 1/2, -1 भी नहीं आएगा तो -1 भी नहीं होगा। ठीक है, 1 या 1/2, 1/2 किसकी होती है, 30 की होती है, आप 30 डाल के चेक कर लीजिए, आंसर मिल जाएंगे आपको। बात समझ गए, 30 डाल के आप क्या करिए, आंसर मिल जाए। बाकी यहाँ के फैक्टर मैंने करा ही दिए, फैक्टर करा सकते हो कराना चाहो, इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस को लिख लीजिए पहला, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिखा है तो 2 लिख लीजिए, 2 साइन थीटा और प्लस 2 क्या लिखेंगे, 4 12 बनेगा, यहाँ पर हम इसको 1 4 फैक्टर करा लीजिए, इसके कितने बनेंगे, चाहते हैं 12, ये बन रहा है 6 दूनी 12, कर लीजिए साइन थीटा और -2 साइन थीटा और माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, आपका बचेगा +3 बच जाएगा, यहाँ से -1 क्या ले लीजिए, साइन थीटा प्लस इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन थीटा साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो आपका साइन थीटा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा साइन थीटा 1/2 और दूसरा आ जाएगा साइन थीटा टू -3/2, क्योंकि ये नहीं होएगा, साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में ही होती है, इसके बाहर नहीं होती, यहीं पर वैल्यू होती है। क्या जा रहा है, -1.5 इधर पहुंच रहा है, वो वैल्यू नहीं होगी, इधर की वैल्यू नहीं होती। ये वाला आंसर आपका क्या सेटिस्फाई, वैल्यू 1/, यानी 30, आप 30 डालते तो भी आंसर आ जाता है। मैंने समझा दिया पूरा बेसिक से देता। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक